हेलो एवरीवन। हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं। सेट्स में आज हम लोग लॉज ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला लॉ हम लोग जो आज देखेंगे वो है एडम्पोटेंट लॉ। अगर हम किसी सेट का यूनियन खुद उसी के साथ ले तो वी विल गेट द सेम सेट, और किसी सेट का इंटरसेक्शन सेम उसी सेट के साथ ले देन ऑल्सो वी विल गेट द सेम सेट। मतलब सेम सेट का यूनियन लेने से हमें वही सेट मिलेगा, ठीक है, या फिर इंटरसेक्शन लेने से भी हमें वही सेट्स मिलेंगे, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। अगर मैं किसी सेट का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लूं तो वी विल गेट द सेम सेट ए, और किसी सेट का इंटरसेक्शन अगर मैं यूनिवर्सल सेट के साथ लूं तो वी विल गेट द सेम सेट ए, ठीक है। सोचो, यूनियन मींस मुझे इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाना है। तो उस सेट में सेट ए के भी एलिमेंट होंगे और एम्प्टी सेट का भी एलिमेंट होगा, बट एम्प्टी सेट में तो एलिमेंट है ही नहीं। तो जब मैं यूनियन लूंगा तो यूनियन लेने पर जो नया सेट बना उसमें सिर्फ सेट ए के एलिमेंट होंगे। दैट इज वाई ए यूनियन एम्प्टी सेट इज सेट ए इटसेल्फ। अब यहां ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। सेट ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है, और इंटरसेक्शन लेने का मतलब होता है कि हम कॉमन एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बना रहे हैं। सेट ए और यूनिवर्सल सेट के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? सेट ए के एलिमेंट्स ही तो कॉमन एलिमेंट होंगे। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो हमें जो सेट मिलेगा उस सेट में सिर्फ सेट ए के एलिमेंट होंगे, इंटरसेक्शन लेने पर जो सेट मिला। तो इट मींस कि जब मैं किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लूं तो वी विल गेट द सेम सेट, दैट इज सेट ए, ठीक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ये कहता है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर मैं दो सेट का यूनियन ले रहा हूं, इसका मतलब मैं एक ऐसा सेट बनाना चाह रहा हूं जिसमें उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स हों। तो अब उस ऑपरेशन को मैं ऐसे लिखूं, ए यूनियन बी या फिर बी यूनियन ए, इट विल नॉट चेंज द सेट विच वी विल गेट। हमें तो दोनों ही केस में सेम सेट मिलेगा। सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को लेकर हमें एक सेट बनाना है, या फिर मैं बोलूं सेट बी और सेट ए के एलिमेंट्स को लेकर हमें एक नया सेट बनाना है। तो वो दोनों जो नए सेट्स बनेंगे वो दोनों इक्वल ही आएगा, चाहे मैं ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, ठीक। सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी हमने इंटरसेक्शन पढ़ते समय डिस्कस किया था कि ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए सेम होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स को लेकर सेट बनाना। अब मैं बोलूं ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को लेकर एक नया सेट बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, और बी इंटरसेक्शन ए का मतलब सेट बी और सेट ए के कॉमन एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बनाओ। दोनों तो सेम ही चीज है, ठीक। यहां पे एक चीज याद रखना, ए माइनस बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं होता है। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि सेट ए में से हम ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव कर दें। ए माइनस बी मीन्स सेट ए में से, जैसे मान लो मैं वेन डायग्राम से अगर समझना चाहूं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए इस वाले सर्कल के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a माइनस बी मीन्स सेट ए में से हम a और b के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको हटा दें। कॉमन एलिमेंट्स यहां लिखे होंगे, तो मैं अगर उसको हटा दूं तो ये मिलेगा मुझे। और अगर मैं b माइनस ए करना चाहूं तो सेट b में से b और a के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना। उस केस में b माइनस ए मुझे ये देगा, दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज b माइनस ए। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल तभी होंगे जब
ए और बी इक्वल सेट्स हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं आए। ठीक है, ओके। कम्यूटेटिव लॉ में नेक्स्ट है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। नाउ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मींस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, और अब इस कम्यूटेटिव के यूनियन वाला प्रॉपर्टी को देखो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी। हमने क्या किया, इसको और इसको कॉम्यूट कर दिया, इन दोनों के पोजीशन को चेंज कर दिया, इसको पहले इसको बाद में, तो ऐसा हो गया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट इट बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए। इट मींस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए, ये इक्वल होता है। ठीक, नेक्स्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज जनरली नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए अगर कभी इक्वल गिवन है, देन उसका मतलब ये हुआ कि सेट ए और सेट बी सेम है, ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इन जनरल दे आर नॉट इक्वल, बट इफ कभी ऐसा दिख जाए कि ए, कभी क्वेश्चन में इस तरीके से मिले ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, तो इससे एक ही चीज निकल कर आता है कि ए इज इक्वल टू बी। किसी और केस में ये इक्वल नहीं होगा, याद रखना। ठीक, तो ये थे 5 कम्यूटेटिव लॉ, जिनमें दिस एंड दिस, मतलब ए और बी यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस पे कॉम्यूट करते हैं, सेट ए एंड सेट बी। लेकिन सेट ए और सेट बी डिफरेंस और क्रॉस प्रोडक्ट पे कॉम्यूट नहीं करता है, ये याद रखना। व्हाट इट, आगे बढ़े, एसोसिएटिव लॉज। ओके, नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ। ये कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर मुझे 3 सेट का यूनियन लेना है, ठीक है, तो वो 3 सेट का यूनियन को मैं इस तरीके से परफॉर्म कर सकता हूं, दैट इज बी और सी का यूनियन पहले ले लें और फिर इससे जो हमें नया सेट मिला उसका यूनियन ए के साथ ले लें, या फिर आई कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस, मैं ए और बी का यूनियन पहले ले लूं एंड देन सी के साथ यूनियन ले लें। मतलब एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं या 3 से अधिक, हम समझ रहे हैं 3 के लिए, बट ये 3 से अधिक के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं तो मैं अगर यूनियन लेना चाह रहा हूं उन तीनों सेट का, तो मैं किसी भी 2 सेट का यूनियन पहले निकाल सकता हूं और उसके बाद उस यूनियन का तीसरे सेट के साथ यूनियन कर ले। ठीक है, मतलब मैं यहां पे क्या है, बी और सी का यूनियन पहले लिए, फिर उसका यूनियन ए के साथ किए, या फिर मैं ए और बी का यूनियन पहले ले लूं और फिर सी के साथ यूनियन कर लूं, या फिर मैं ए और सी का यूनियन पहले कर लूं और फिर उसका बी के साथ यूनियन कर लें। मतलब हम इन 3 में से किसी 2 का यूनियन निकाल कर जो नया सेट मिला उस सेट का यूनियन तीसरे के साथ ले। ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव लॉ ओवर यूनियन। देन नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पे मुझे 3 सेट का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, और अगेन फिर से इंटरसेक्शन में भी सिर्फ 3 के लिए नहीं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, अगर मैं इंटरसेक्शन ही लेना चाह रहा हूं सब पे, तो 3 ही नहीं 3 से अधिक सेट्स होंगे तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा। तो 3 सेट के लिए अगर समझना चाहें तो मेरे पास 3 सेट है ए बी एंड सी। अब मैं इन 3 में से किसी 2 का पहले इंटरसेक्शन ले सकता हूं। मान लो मैंने बी और सी का इंटरसेक्शन पहले ले लिया और फिर ये जो सेट देगा उसका इंटरसेक्शन मैं ए के साथ ले लूं।
या फिर आई कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस कि मैं ए और बी का इंटरसेक्शन पहले ले लूं और फिर इसका इंटरसेक्शन से जो सेट मिला उसका इंटरसेक्शन हम सी के साथ ले लें, या फिर ए और सी का इंटरसेक्शन पहले ले लें और फिर सी के साथ बी के साथ इंटरसेक्शन ले लें। मतलब हम इंटरसेक्शन और यूनियन को किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन और यूनियन को हम किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे सारे सेट्स पे यूनियन लेना है सिर्फ, या फिर सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है, तो ऑर्डर ऑफ टेकिंग यूनियन और ऑर्डर ऑफ टेकिंग इंटरसेक्शन विल नॉट मैटर। गॉट इट? ओके, एसोसिएटिव लॉ में ये दो, एक और बच रहा है, उसको देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ का। थर्ड इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। मतलब मुझे तीन सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के केस में भी हम किसी भी दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस पहले निकाल लें और फिर तीसरे के साथ निकाल लें। दैट इज, मैं पहले ए और बी का निकाल लूं सिमेट्रिक डिफरेंस, फिर सी के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकालें, या फिर मैं पहले बी और सी का निकाल लूं और फिर उसका सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ करें, या फिर ए और सी का निकाल लें और फिर बी के साथ करें। मतलब एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि तीन या तीन से अधिक सेट का मुझे यूनियन लेना है, सिर्फ यूनियन लेना है उन सारे सेट्स का, या सिर्फ इंटरसेक्शन लेना है उन सारे सेट्स का, या सिर्फ सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है उन सारे सेट्स का। तो मैं उन सारे सेट्स में से पहले किसी दो का ले लूंगा और जो फिर आंसर आया पहले किसी दो का यूनियन, इंटरसेक्शन या सिमेट्रिक डिफरेंस ले लेंगे और फिर तीसरे के साथ यूनियन, इंटरसेक्शन या सिमेट्रिक डिफरेंस ले लेंगे। गॉट इट? मतलब हम किसी भी ऑर्डर में यूनियन, इंटरसेक्शन या फिर सिमेट्रिक डिफरेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ ये कहता है, इसमें पहला ये है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मुझे बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है, और फिर बी और सी का जो इंटरसेक्शन आया उसका यूनियन लेना है तीसरे सेट के साथ, दैट इज सेट ए। ठीक, यहां पर हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए और बी का पहले यूनियन ले लें और फिर उसका इंटरसेक्शन ले लें सी के साथ। एसोसिएटिव लॉ में हमने देखा कि हम यूनियन ही ले रहे थे सिर्फ, या फिर इंटरसेक्शन ले रहे थे, या फिर सिर्फ सिमेट्रिक डिफरेंस ले रहे थे। यहां पर यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ है। ठीक है, ए बी सी में हमें दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है और फिर तीसरे के साथ यूनियन करना है। इस केस में हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं पहले, ऐसे समझो, इसको इस तरीके से याद रखना, जैसे मान लो मैं ये लिखूं a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, याद करो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बचपन में पढ़े थे। तो अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो क्या होगा, a इंटू बी, ए बी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी से भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो प्लस का साइन है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ over union and intersection is somewhat like this, कुछ ऐसा ही। इंटरसेक्शन मतलब जो बाहर है, जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो जो बाहर वाला ऑपरेशन है वो दोनों के साथ होगा। ठीक है, जब मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो जो बाहर वाला ऑपरेशन है वो दोनों के साथ होगा। ठीक है, दैट इज ए यूनियन बी होगा और फिर ए यूनियन सी भी होगा। ठीक है, बाहर वाला ऑपरेशन क्या था, यूनियन था। जब मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये यूनियन बी के साथ भी हुआ और सी के साथ भी हुआ ए का, और ये बीच में जो इंटरसेक्शन है ये एज इट इज रहेगा।
ठीक है, यहां पे जब मैं बोल रहा हूं कि इसको याद करने के लिए आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, इट डज नॉट मीन कि मैं ये कह रहा हूं कि यूनियन मल्टीप्लिकेशन के जैसा काम करता है और इंटरसेक्शन एडिशन के जैसा काम करता है। ये बस आपको याद रखने में हेल्प करेगा। ठीक है, हम यूनियन को मल्टीप्लिकेशन के जैसा या इंटरसेक्शन को एडिशन के जैसा नहीं समझ सकते। ये मैंने बस एग्जांपल दिया, आपको याद रखने में ये हेल्प करेगा आपको। क्या, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बाहर वाला ऑपरेशन इन दोनों के साथ परफॉर्म होगा, दोनों के साथ परफॉर्म हुआ, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और फिर इंटरसेक्शन। ठीक, सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगेन फिर कंपेयर करो इसको उससे। ये जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो a इंटू बी हुआ और a इंटू सी हुआ। यहां पर भी वही चीज, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटरसेक्शन b के साथ भी होगा और इंटरसेक्शन c के साथ भी होगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन से जो नया सेट मिला उसका मुझे यूनियन ले लेना है। ठीक है, समझे? चलो एक एक करके दोनों को हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। ये वेन डायग्राम में रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी, सेट ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मैं यहां पे क्या करता हूं कि हमारे ए बी और सी जो सर्कल्स हमने बनाया, तीनों सेट के लिए हमने एक एक सर्कल बनाया। इन सर्कल के इंटरसेक्शन से हमें फ्रैगमेंट्स मिले, छोटे छोटे टुकड़े मिले। उन टुकड़ों को मैं नाम दे रहा हूं अलग अलग। ठीक है, जैसे ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन, ठीक, कौन सा, ये वाला रीजन, दिस रीजन, इसको मैं लेट अस से 1 बोल दिया, इसको मैंने सिर्फ बी वाले रीजन को 2 बोल दिया, सिमिलरली सिर्फ सी वाले रीजन को 3 बोल दिया। ठीक है, ये जो फ्रैगमेंट है, ये जो फ्रैगमेंट है, दिस फ्रैगमेंट, ये वाला, ठीक है, इस फ्रैगमेंट को मैं 4, सिमिलरली बी और सी के बीच में जो ये फ्रैगमेंट है इसको मैं 5, और सी और ए के बीच में जो फ्रैगमेंट है उसको 6 बोल दिया मैं। और ये जो तीनों जहां पर प्रेजेंट है, दैट इज दिस रीजन, इसको मैंने 7 बोल दिया। ठीक, अब पहले वाले को समझते हैं। फर्स्ट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन का मतलब हुआ हमें बी और सी का कॉमन रीजन निकालना है। भाई बी इंटरसेक्शन सी, ये कौन सा रीजन देगा? तो सेट बी और सेट सी का ओवरलैपिंग रीजन क्या है? 5 और 7 है, तो ये देगा हमें 5 एंड 7। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो 5 एंड 7 दोनों एक साथ। ठीक, और ए क्या है? ए इज, ए किस फ्रैगमेंट्स को लेकर ए बन रहा है? तो फ्रैगमेंट 1, 4, 7 एंड 6, 1, 4, 6 एंड 7। अब अगर मैं इसका और इसका यूनियन लूं तो ये सारा रीजन आ जाएगा उसमें। तो सारा रीजन का मतलब कौन कौन से रीजन आ गए? 1, 4, 5, 6, 7। 7 दोनों जगह पे है, आएगा तो एक ही बार। 1, 4, 5, 6, 7। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से हमें ये फ्रैगमेंट्स मिले। ठीक है, इन फ्रैगमेंट्स में जो एलिमेंट होगा वो सारा एलिमेंट यहां प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब नाउ आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस है ए यूनियन बी। चलो, हमने सेट ए का फ्रैगमेंट लिख रखा था कि सेट ए के अंदर कौन कौन से फ्रैगमेंट है। सेट बी किस किस फ्रैगमेंट को मिलाकर बनेगा? 2, 4, 5 एंड 7। 2, 4, 5 एंड 7। सिमिलरली सेट सी का भी लिख लेते हैं। सेट सी इज 3, 5, 6 एंड 7। 3, 5, 6 एंड 7। ठीक है, नाउ ओके, अब मुझे ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के फ्रैगमेंट्स को मिलाकर मुझे यहां लिखना है, कंबाइन कर देना है।
तो 1 2 4 5 6 7 जो फ्रैगमेंट दोनों जगह पर है उसे यहां पर एक ही बार लिखेंगे। 1 2 4 5 6 7 1 2 4 5 6 एंड 7 ये हुआ ए यूनियन बी। नाउ हमें ए यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन सी, ए और सी के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको लेकर यहां लिखना है। तो 1 4 6 7 3 5 6 7 तो यहां मिलेगा हमें 1 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ए और सी के फ्रैगमेंट्स को मिलाकर कंबाइन करके जब मैं यहां लिखूंगा तो यही आएगा 1 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब मुझे इन दोनों का ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा रीजन, इंटरसेक्शन के मतलब क्या होता था? कॉमन एलिमेंट्स। तो यहां पे कॉमन फ्रैगमेंट्स, तो कॉमन फ्रैगमेंट क्या क्या है? कॉमन फ्रैगमेंट है 1 दोनों जगह प्रेजेंट है, ठीक है, देन 4 दोनों जगह प्रेजेंट है और 5 6 7 भी दोनों जगह प्रेजेंट। ठीक है, 1 4 5 6 7 कॉमन फ्रैगमेंट्स यही है। तो यहां से मिला 1 4 5 6 एंड 7। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से हमें ये फ्रैगमेंट्स मिले। ठीक, और जो यहां एलएचएस में था उससे हमें ये फ्रैगमेंट्स मिले। तो क्या दोनों जगह से हमें सेम फ्रैगमेंट मिला है? इट मींस यहां भी 1 4 5 6 7 है, यहां भी 1 4 5 6 7। इट मींस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। गॉट इट? ठीक, नाउ ये आपका होमवर्क रहेगा। आप इस सेकंड वाले को भी इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से किसी भी लॉ को आप बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम जो है ना ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस बनाने में भी, और जब आप किसी चीज को प्रूफ कर रहे हैं वहां पर भी। तो याद रखना, वेन डायग्राम से जितना भी, इसके पहले भी जो हमने 4 लॉ देखे, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, ये चारों भी आप वेन डायग्राम से, जैसे ये इस केस में मैंने समझाया, उन सभी को भी आप वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग वेन डायग्राम। मैंने इसीलिए वहां पे उन चारों को वेन डायग्राम से इसलिए नहीं समझाया क्योंकि यहां पे मैंने इसको जब समझाया तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वेन डायग्राम से हम किस तरीके से वेरीफाई करेंगे उन सभी लॉज। ठीक है, तो आई थिंक इट इज क्लियर कि इसको आप किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़े। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अभी और भी है। देखो, थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ए क्रॉस बी होगा एंड ए क्रॉस सी होगा, जैसे ऊपर हो रहा था, ए क्रॉस बी हुआ, साथ में ए क्रॉस सी भी हुआ, और बी और सी बीच में जो ये जो यूनियन साइन है ये एज इट इज यहां पे रहेगा। ठीक है, अब मुझे अगर इससे वेरीफाई करना है, ठीक, तो अगर वेरीफाई करना है तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन से वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए भी हमने कार्टेशियन प्लेन का हेल्प लिया था। ठीक, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, ये वेन डायग्राम से तो होगा नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में, या यूं बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट में, वेन डायग्राम जो है वो किसी काम का नहीं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वेन डायग्राम हमें यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इनके लिए वेन डायग्राम हमें हेल्प करेगा। लेकिन जो ये वाला ऑपरेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके लिए हमें वेन डायग्राम किसी भी तरीके से हेल्प नहीं कर सकता। अब इसको समझते हैं। देखो, ऐसे मान लो कि देखो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ कि बी और सी के सारे एलिमेंट्स को लेकर, बी और सी के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर के हमने एक नया सेट बना दिया।
ठीक है। अब यहां पे देखो, इस चीज को समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि देखो ए क्रॉस बी यूनियन सी है, इस वाले रीजन को पहले देखो, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ए के एलिमेंट्स को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, भाई ए भी एक सेट है, बी यूनियन सी भी एक सेट है, ठीक है, ए भी एक सेट है और बी यूनियन सी भी एक सेट है। अब ए के एलिमेंट्स को हम पहले है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट के, कार्टेशियन प्रोडक्ट साइन के ए पहले बैठा हुआ है, तो ए के एलिमेंट्स को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां तो हमें नहीं पता, तो हम कुछ एलिमेंट्स चूज कर लेते हैं। मान लो ए के अंदर ये एक एलिमेंट है A1, ये एक एलिमेंट है A2 और ये एक एलिमेंट है A3। बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हमने 3 ही एलिमेंट लिए, ठीक। अब बी, लेट अस से कि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो ये है B1 और B2, और सी के अंदर जो एलिमेंट है लेट अस से C1 एंड C2, ठीक है। ये एलिमेंट्स को हमने यहां दिखाया है। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट मैंने लिया, B1 एंड B2, और सेट सी के अंदर हमने ले लिया C1 एंड C2, ठीक है। और सेट ए के लिए हमने यूज लिया A1, A2 एंड A3, ठीक। अब B यूनियन C, जब हम B के अंदर ये है, C के अंदर ये है, तो B यूनियन C क्या दे देगा, B यूनियन C हमें देगा B1, B2, C1, C2, ठीक है। अब जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसका और इसका, हमें इन्हीं दोनों का ना क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सेट A का और B यूनियन C का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो जब मैं इन दोनों सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा। अब वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे उसको समझना है, तो यहां समझो, ए के जो एलिमेंट्स हमने एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, उन सारे एलिमेंट से मैं एक लाइन बनाता हूं पैरेलल टू वाई एक्सिस, और ये हो गया ए के, और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये बाद में था क्रॉस साइन के, इसको हमने वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। अब यहां से भी हम इन सारे एलिमेंट से हम लाइन बनाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हो गया, ठीक। सेट ए के एलिमेंट से जो लाइंस बने पैरेलल टू वाई एक्सिस, और बी यूनियन सेट के एलिमेंट से जो लाइंस हमने बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इन लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट, इन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है, यही सारे ऑर्डर्ड पेयर, these all ordered pairs will be in A क्रॉस B यूनियन C। तो कौन कौन से कितने ऑर्डर्ड पेयर मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसको इंस्टेड ऑफ काउंटिंग मैं ऐसे भी कर सकता था कि इधर कितने लाइन है 3, इधर कितने हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनाए थे 4, तो टोटल हमें ऑर्डर्ड पेयर कितने मिलेंगे 12, ठीक है। ये ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में जो ऑर्डर्ड पेयर मिला, देखो कौन कौन से मिला, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है A1, B1, A1, B1, इसका A2, B1, इसका A3, B1, सिमिलरली A1, B2, A2, B2 एंड A3, B2, यहां है A1, C1, A2, C1 एंड A3, C1, एंड दिस इज A1, C2, A2, C2 एंड A3, C2। ये 12 ऑर्डर्ड पेयर हैं इसके अंदर। अगर यहां पर भी वही, इस सेट में भी ये जो हमें सेट देगा, उस सेट के अंदर भी अगर वही 12 ऑर्डर्ड पेयर हो तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब A क्रॉस B, देखो A क्रॉस B के लिए मैं क्या करूंगा,
सेट ए में मैंने जो एज्यूम किया था एलिमेंट्स तो वही रहेंगे। ए क्रॉस बी के लिए मैं सेट ए के एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करूंगा, ऑलरेडी रिप्रेजेंट हो रखा है। सेट बी के एलिमेंट्स को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, ऑलरेडी हो रखा है, b1 b2 a1 a2 a3। अब यहां से सेट ए के एलिमेंट्स को जो हमने एक्स एक्सिस से बनाया वहां से पैरेलल लाइन बनाओ, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या यूं बोल सकते हैं वर्टिकल लाइंस हमने बनाया सेट ए के एलिमेंट्स से, और सेट बी के एलिमेंट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। ये तो ऑलरेडी वही सब हमें बना हुआ है। अब ए क्रॉस बी मतलब इनके द्वारा जो लाइन बना और इनके द्वारा जो लाइन बना उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो हमें ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर्स बताएंगे। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये फिर ये 3। तो ए क्रॉस बी में ये 6 ऑर्डर्ड पेयर आए, ठीक है, और ये 6 ऑर्डर्ड पेयर यहां भी था। अभी ए क्रॉस सी में ये ए का है और ये सी का है, तो ए क्रॉस सी में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे? 6 आएंगे, और वो कौन कौन से? ए क्रॉस सी में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 6। ये है ए क्रॉस सी में, ऊपर वाला 6 ए क्रॉस सी में है प्रेजेंट, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी में, और ये नीचे वाले 6 ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में। जब मैं यूनियन करूंगा तो हमें एक सेट मिलेगा जिसके अंदर ये 12 के 12 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। जब मैं इस सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर और इस सेट के सारे ऑर्डर्ड पेयर को लेकर एक सेट बनाऊंगा, उसी को हम यूनियन कहेंगे। तो वो हमें उस सेट के अंदर यही सारे ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होंगे, और यही सारे ऑर्डर्ड पेयर तो इसके अंदर भी प्रेजेंट था। सो ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। समझे? अच्छा, यहां पे एक चीज क्लियर कर दो। देखो, मैंने जो बी और सी लिया है वो डिसजॉइंट सेट लिया, मतलब बी और सी में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं। तो मे बी कि किसी के मन में ये आ सकता है कि अगर कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो हो सकता है दोनों इक्वल नहीं होता। तो अगर ये वाला तरीका क्लियर हो गया कि हमने किस तरीके से इसको वेरीफाई किया है, अगर ये तरीका क्लियर है, देन तुम यहां पर बी और सी जब सेट लोगे तो एक एलिमेंट कॉमन ले लेना दोनों में, और फिर सेम अप्रोच, जिस अप्रोच से यहां हमने समझा इसी अप्रोच को फॉलो करना। ठीक है, आप बी और सी को नॉन डिसजॉइंट सेट ले लेना, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन लो, ठीक, और एक एक एलिमेंट डिफरेंट रखो। लेट अस से मैं यहां पे थोड़ा सा हिंट कर दूं कि बी को तुम ले लेना फॉर एग्जांपल b1 एंड b, और सी को ले लेना तुम c1 एंड b। तो बी के अंदर 2 एलिमेंट हो गए, सी के अंदर भी 2 एलिमेंट है, और बी और सी के एक एलिमेंट कॉमन। और अब सेम प्रोसेस अप्लाई करना जो हमने यहां पे किया था, और देखना कि क्या इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर मिले और यहां से जो ऑर्डर्ड पेयर मिले वो सब सेम आया है। अगर सेम आया तो वेरीफाई हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्रॉस प्रोडक्ट और यूनियन पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब क्रॉस प्रोडक्ट और इंटरसेक्शन पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ब्रैकेट ओपन हुआ, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी हुआ। जैसे ही ब्रैकेट ओपन हुआ, ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब ये दोनों के बीच में हमें क्या कर देना है? इंटरसेक्शन, ये वाला एज इट इज। सिमिलरली क्रॉस और डिफरेंस में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी, और इनके बीच में डिफरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये 3 लास्ट वाला सिंपल, ऐसे तो सिंपल सारे, अगर सभी को देखो तो आसान है। बस क्या याद रखना है कि जब ब्रैकेट ओपन हुआ
तो जो बाहर से ऑपरेशन आ रहा है वो अंदर वाले सेट के साथ पहले हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन हुआ तो बाहर जो ऑपरेशन था वो अंदर वाले सेट्स के साथ पहले होगा और फिर इंटरसेक्शन लेना है। जो बीच में था ऑपरेशन वो एज इट इज रह गया, यहां भी जो बीच में था वो एज इट इज रह गया, और ब्रैकेट ओपन हुआ तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में यूनियन था तो उनका यूनियन। तो यहां पांचों को याद रखना आसान, ठीक है, और ये याद होना भी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ डी मॉर्गन्स लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑन सेट्स, ठीक है, तो इनको अच्छे से समझना। पहला है कि मैं दो सेट का यूनियन ले लूं, ए यूनियन बी, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। इसको हम दूसरे तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन दो ऑपरेशंस को हम ऐसे कर सकते हैं कि जब हमने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट हटाया, तो ये कॉम्प्लीमेंट अंदर आया, तो वो ए पर भी आया, बी पर भी आया और यूनियन पर भी आया, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। देखो सिंपल है, ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी इस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, दिस रीजन। ये जो कंप्लीट दोनों सर्कल के अंदर शेडेड रीजन है उसको हम ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा? तो इन सर्कल्स के बाहर वाला रीजन और रेक्टेंगल के अंदर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ ए यूनियन, रेक्टेंगल के अंदर ए यूनियन बी वाले रीजन को छोड़ देना है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट इसी पर लगा हुआ है। जिस पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ना, रेक्टेंगल के अंदर उस रीजन को एक्सक्लूड कर दो। तो रेक्टेंगल के अंदर से अगर मैं इस रीजन को काट के समझो हटा दूं, तो मुझे क्या दिखेगा? ये वाला रीजन दिखेगा ना, दिस वन। बाहर, सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर वाला रीजन इज रिप्रेजेंटिंग सर्कल के, दोनों सर्कल, इंटायर सर्कल के बाहर और रेक्टेंगल के अंदर वाला जो रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं इसको यहां पे इस तरीके से बनाऊं कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए यूनियन बी इन दोनों सर्कल को छोड़कर, या यूं बोले कि जो अनशेडेड है बाहर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल के अंदर जो अनशेडेड पोर्शन है उसको। दिस इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट ए के रीजन को छोड़ दो, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सेट बी के रीजन को छोड़ दो। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि हम अगेन सर्कल्स और रेक्टेंगल्स बनने के कारण जो फ्रैगमेंट बना ना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं। लेट अस से सिर्फ ए वाले फ्रैगमेंट को मैंने ए बोल दिया, सिर्फ बी वाले फ्रैगमेंट को बी बोल दिया, और बी और ए का जो कॉमन फ्रैगमेंट है उसको हम सी बोल दे रहे हैं। ठीक है, और दोनों सर्कल के बाहर जो बच गया, दैट इज इनसाइड द रेक्टेंगल एंड आउटसाइड द सर्कल, इसको मैंने डी बोल दिया। ठीक, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा फ्रैगमेंट देगा? तो ए पर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो ए वाले फ्रैगमेंट को छोड़ दो, और उसके अलावा जो दिख रहा है फ्रैगमेंट वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए वाला फ्रैगमेंट है ए एंड सी, इसको अगर मैं छोड़ दूं इंटायर रेक्टेंगल के अंदर से तो हमें मिला बी एंड डी। ठीक, बी कौन सा है फ्रैगमेंट? बी है बी एंड सी। बी का फ्रैगमेंट क्या है? बी और सी। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? रेक्टेंगल के अंदर
बी कॉम्प्लीमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो बी वाले फ्रैगमेंट को छोड़ दो, तो बी वाले फ्रैगमेंट को छोड़ दिए तो ए और डी मिला, ए एंड डी। अब मुझे इन दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो जो कॉमन फ्रैगमेंट है दोनों जगह पे वो आएगा विच इज डी। तो डी क्या बाहर वाला है, दोनों सर्कल के बाहर वाला जो रीजन है इट इज डी, ठीक है। तो यहां पर भी तो वही रीजन रिप्रेजेंट हो रहा था, दोनों सर्कल के बाहर वाला ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहां पर भी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी दोनों सर्कल के बाहर वाले रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी कैन से दैट दीज टू आर इक्वल, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी देन टेक कॉम्प्लीमेंट, या फिर पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूं फिर बी कॉम्प्लीमेंट लूं एंड देन फिर इंटरसेक्शन, दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का इंटरसेक्शन ले, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो लॉज है ना इनको दोनों तरीके से याद रखना है, बोथ वेज, LHS टू RHS एज वेल एज RHS टू LHS, दोनों तरीके से। आगे बढ़े, सेकेंड लॉ इज नाउ सेकेंड डिमॉर्गन्स लॉ, समवॉट सिमिलर टू दिस, बस ऐसा समझो कि मैं यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन को चेंज कर दे रहा हूं तो सेकेंड लॉ मिल जाएगा। यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन लिख दे रहे हैं और इंटरसेक्शन की जगह पे यूनियन लिख दे रहे हैं। समझने के लिए अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करो, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो कॉम्प्लीमेंट का साइन अंदर आया, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन जो है ये अंदर आया, तो कॉम्प्लीमेंट ए पर भी आया, कॉम्प्लीमेंट बी पर भी आया और कॉम्प्लीमेंट इस इंटरसेक्शन पे भी आया। इंटरसेक्शन को कॉम्प्लीमेंट ने क्या कर दिया, यूनियन में चेंज कर दिया। अगेन तुम इसको वेरीफाई कर सकते हो यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक। ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ए माइनस बी होगा पहले और ए माइनस सी होगा पहले, मतलब ब्रैकेट को ओपन किए तो ए माइनस बी हुआ और ए माइनस सी हुआ, और ये जो बीच में यूनियन का साइन है ये चेंज कर गया इंटरसेक्शन, ठीक है। फोर्थ इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, अगेन जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी, ठीक है। कंपेयर करते हैं अगर इसी तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन के साइन को चेंज कर, तो इसमें भी हम किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस दिस वन, ऊपर वाले को कर ले। हमारे पास तीन सेट्स हैं, तीनों सेट को हमने रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट किया। अब इसके कारण जो हमें फ्रैगमेंट्स मिले हैं ना, उन फ्रैगमेंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है, तो सर्कल के बाहर जो फ्रैगमेंट है उसे नाम देने की जरूरत नहीं। सर्कल के बाहर जो फ्रैगमेंट है उसका यूज तभी आता है जब कहीं पर ये कॉम्प्लीमेंट वाला चीज प्रेजेंट है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं उसकी। तो सिर्फ सेट ए वाले रीजन को मैं ए बोल दूं, सिर्फ बी वाले को बी, इसको सी, ये जो है दिस को, इसको मैं डी, इसको ई, इसको एफ और इस रीजन को जो तीनों का कॉमन है उसको हमने जी बोला। अब इसको करते हैं ए माइनस बी यूनियन, तो बी यूनियन सी क्या देगा हमें, बी यूनियन सी हमें देगा बी और सी के सारे फ्रैगमेंट्स। बी का फ्रैगमेंट है बी ई जी डी और सी का फ्रैगमेंट है सी ई जी ए, तो दोनों के फ्रैगमेंट को मिला दूं तो मुझे मिलेगा बी सी डी ई एफ और जी, ये हमें बी यूनियन सी दिया।
बी सी डी ई एफ एंड जी, ये। अब ए निकाल लेते हैं। ए क्या है? तो ए है, कौन कौन से फ्रैगमेंट को मिलाकर ए बना? ए डी एफ एंड जी, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड ए माइनस बी यूनियन सी। ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब हुआ कि हम सेट ए में से इन दोनों के जो कॉमन फ्रैगमेंट है उसको हटा देना है, ठीक है। जो इंस्टेड ऑफ सेइंग एलिमेंट ए माइनस, जैसे समझो ए माइनस बी का मतलब क्या होता था? ए माइनस बी का मतलब होता था सेट ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना, ठीक है। तो ए माइनस बी यूनियन सी का मतलब हुआ सेट ए में से ए एंड बी यूनियन सी के कॉमन एलिमेंट्स को हटा देना। तो अब मैं यहां पे एलिमेंट्स की जगह पे मैं कहूंगा फ्रैगमेंट, क्योंकि फ्रैगमेंट में हम समझ रहे हैं, मतलब पहले मैं इन दोनों के ए और बी यूनियन सी के कॉमन फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें ए और बी यूनियन सी का कॉमन फ्रैगमेंट देगा। तो बी यूनियन सी और ए का कॉमन फ्रैगमेंट क्या क्या है? डी एफ जी। तो कॉमन फ्रैगमेंट है डी एफ एंड जी। अब मुझे क्या करना है? हमने कॉमन फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई किया। अब ये कॉमन पार्ट जो है ए और बी यूनियन सी का, इस कॉमन पार्ट को हम सेट ए में से हटा दें तो वी विल गेट ए माइनस बी यूनियन सी। तो सेट ए में से अगर मैं ये वाला इसका फ्रैगमेंट को रिमूव कर दूं तो वी विल बी लेफ्ट विथ डी एफ जी को हटा दो तो सिर्फ ए बचेगा, ठीक। तो ए माइनस बी यूनियन सी, ये हमें क्या दिया? ये हमें दिया फ्रैगमेंट ए, ठीक। अब इधर आते हैं, दिस वन। ए माइनस बी का मतलब हुआ ए में से ए और बी के कॉमन जो फ्रैगमेंट है उसको हटा दो। तो चलो यहां पे मैं सारा लिख लेता हूं। ए इज ए डी एफ एंड जी, और ए माइनस बी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी आइडेंटिफाई करना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी के कॉमन फ्रैगमेंट्स। चलो यहां बी लिख लेते हैं। लेट अस राइट डाउन बी हियर। बी इज बी डी ई एंड जी। अब ए इंटरसेक्शन तो दोनों का कॉमन फ्रैगमेंट, इट इज डी एंड जी, डी एंड जी, ठीक है। तो ए माइनस बी मीन्स ए में से हम ये फ्रैगमेंट को हटा दें। तो ए में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी वाले फ्रैगमेंट को रिमूव कर दूं तो हमारे पास बचेगा ए एंड एफ, ठीक। ए माइनस सी के लिए पहले सी आइडेंटिफाई कर लो। सी इज सीई जी एंड एफ। और ए माइनस सी का मतलब वी हैव टू रिमूव ए इंटरसेक्शन सी फ्रॉम ए। तो ए इंटरसेक्शन सी भी हमें पहले निकालना होगा। ए इंटरसेक्शन सी इज ए और सी के कॉमन फ्रैगमेंट्स, तो वो है एफ एंड जी। अब ए माइनस सी मीन्स ए में से इसके कॉमन फ्रैगमेंट को हटा दो, इट विल गिव ए माइनस सी। ए माइनस सी इज व्हाट? ए में से ए इंटरसेक्शन सी वाले फ्रैगमेंट को रिमूव किया हमने तो हमें मिला ए एंड डी। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे यहां पे एक चीज मैंने गलती लिख दिया शायद। यस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए माइनस बी
मैंने यहां लिख दिया था, हाँ ओके यस, हमें ए और ए इंटरसेक्शन बी आइडेंटिफाई जब हमने किया तो उसके बाद हमें ए माइनस बी लिखना था। तो ए माइनस बी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए में से ए और बी का जो कॉमन फ्रैगमेंट है दैट इज दिस, इसको हटा दें। तो ए में से इसके फ्रैगमेंट को रिमूव करेंगे तो ए और एफ बचेगा। ठीक है, ए माइनस बी लिखना था, वो गलती से मैंने वहां पे कुछ और लिख दिया। ए माइनस बी ये है, ए माइनस सी ये है। अब हमें क्या लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब ए माइनस बी और ए माइनस सी का जो कॉमन फ्रैगमेंट है वो ए माइनस बी का फ्रैगमेंट है ए एफ और ए माइनस सी का फ्रैगमेंट है ए एंड डी। तो कॉमन फ्रैगमेंट क्या आया, ए है। तो आरएचएस में जो प्रेजेंट था वहां से भी हमें ए मिला और एलएचएस में जो प्रेजेंट था वहां से भी हमें ए मिला। दिस मींस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दैट इज ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। गॉट इट। सिमिलरली आप इस चौथे को भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, नाउ एक और बच रहा है डिमॉर्गन्स लॉ में, उसको भी देख लें लास्ट। इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कई कठिन सवाल भी आप वेन डायग्राम के हेल्प से बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, कई कठिन सवाल इंस्टेड ऑफ कि आप अलजेब्रिक मेथड से जाओ, मतलब स्टेटमेंट लिखकर आप प्रूफ करो। आप स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करो, यू कैन ऑल्सो प्रूव इट यूजिंग वेन डायग्राम। और अगर सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो वेन डायग्राम जो है वो बहुत समय बचाएगा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो प्रैक्टिस वेन डायग्राम्स मोर एंड मोर। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे वेन डायग्राम का, ठीक, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। गॉट इट। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।